अनमोल जी, आपने देखा नहीं कई बार बहुत लोग बात करते हैं क्रिप्टो के बारे में, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, फिर उसके थ्रू रियल एस्टेट में पैसा लगाना है, गोल्ड खरीदना है, कई कंट्रीज में तो शॉपिंग भी हो जाती है उसके थ्रू। मतलब लोगों को इस चीज के बारे में क्यूरोसिटी बहुत ज्यादा है। लोग जानना चाहते हैं कि क्या ये लीगल टेंडर है, मतलब कैसे इससे लोग इसमें भी पैसा लगा के, क्या ये एक ऑल्सो इन्वेस्टमेंट टूल है। एक आम आदमी को अगर ब्लॉकचेन को समझना हो, क्रिप्टो को समझना हो, जो कि अभी तक इंडिया में रेगुलेटेड फ्रेमवर्क नहीं है टू दैट एक्सटेंट, क्या है, क्या मतलब हाउ दिस एंटायर थिंग इज अबाउट। सर, ब्लॉकचेन को समझना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रायर टू इसके आगे की हम डिस्कशंस करें। सो इट्स अ डिजिटल फॉर्म ऑफ अ लेजर which is tamper proof and shared across a network of computers, ताकि जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं वो भी सिक्योर रहे। एंड अगर किसी को इस लेजर पे कुछ कभी एडिट करना है और अपडेट करना है तो उसे एक कंप्यूटर पे नहीं बट वो शेयर्ड डेटाबेस पे चेंजेस करने होंगे विच मेक इट्स वेरी सिक्योर। सो ये है आधारशिलता ब्लॉकचेन की। तो इसमें मतलब इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको पूरे को, मतलब कैसे चलता है नेटवर्क ये, Sir, मतलब you must have heard of a term called miners. So when you mine Bitcoin, so what you are practically doing is you are resolving those complex calculations to basically facilitate these transactions in terms of they are the people in the back end who are securing these transactions by doing the mining process, and that mining process itself is the foundation of the functionality of Bitcoin. तो ये बात ठीक है भाई, माइनिंग कर रहे हैं वो लोग, बट हु आर दीज पीपल, या ये कोई मतलब कैसे होता है, मतलब क्या उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस है, मतलब अपनी मर्जी से उसकी माइनिंग करते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, मेरी पेमेंट कहाँ जा रही है, मतलब ये कोई क्या है, ये पूरा पूरा नेटवर्क क्या चीज है ये। Sir, so that's the beauty of blockchain. It's a whole process. Anybody in the world can be a miner. You can be a miner. I can be a miner. It's just like you need to have an appropriate hardware and software to get it done. So anybody can be a miner. As such, there are no regulations who and how can do it. It's just like you need to follow the right process and procedures to make sure you are doing it in the right way. तो कैसे डिसाइड होता है कि इफ somebody XYZ पर्सन, मान लो कोई बंदा बैंगलोर में बैठ के Yes. या श्रीलंका में बैठ के या साइप्रस में बैठ के कोई माइनिंग कर रहा है, जो जैसे बताया आपने, कंप्यूटर हार्डवेयर टूल वगैरह लेके विद दैट लिटिल बिट ऑफ नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर एंड ऑल, वो माइनिंग कर रहा है वहां पे, तो वो कैसे इंश्योर होता है कि जो वो कर रहा है, मतलब किस नेटवर्क का वो पार्ट है, कैसे वो, क्या वो सही काम कर रहा है। मतलब लेट से मैंने 10 लाख रुपए बिटकॉइन खरीद लिए, तो मेरी वो सेफ्टी क्या है, मतलब क्या बिटकॉइन का कोई कंट्रोल नंबर है, या कोई और क्रिप्टो करेंसी में लेता हूं तो क्या वो डुप्लीकेसी नहीं हो सकती उस चीज की, मतलब क्या कैसे चलता है ये। So sir, let's say I am transferring you X number of or X amount of Bitcoin, right? And there are millions of miners who are working in the back end, right? So as soon as I'll transact that money to you, there are miners in the background to facilitate that transaction, right? When they will facilitate it by resolving the puzzles behind the scene, meaning they are technically getting it resolved by doing some complex calculation to get your transaction done within no time. So that's a whole different process we have to discuss about when we goes into mining, but that's how the transaction is being secured. And the best part is you don't know who's getting it done because there are millions of miners. It's like a web of miners who are working in the background to facilitate these transactions anonymously and securely. Basically, sir, the way the mining works is, for example, you are the miner. You are doing what the system has designed. क्या होता है माइनर, कौन होता है माइनर। सो सर वही बात है, अगर मैं आपको 100 रुपए की ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, राइट, वो 100 रुपए की ट्रांजेक्शन करने के लिए लेट्स से बैंक में हम 100 रुपए की ट्रांजेक्शन करते हैं, तो देर आर सिस्टम्स इन द बैक एंड ना, वो जो फैसिलिटेट करते हैं ट्रांजेक्शन को। बैंक की अपनी फीस होती है, समटाइम्स देर आर फिजिकल बैंकर्स इन्वॉल्व, इफ देयर इज अ मिलियंस ऑफ डॉलर ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व, राइट, तो उसमें आपको फिजिकली करनी पड़ती है। यू आर डूइंग इट इन इंडिया वाया आरटीजीएस, वाया डीडीज,
via self transfers, via mobile banking. In Bitcoin, in cryptocurrency, you do this via having an address of a person. So you are, for example, ready to transfer $100 amount, or I am doing $100 transfer amount to you, right? So what you will do is you will go on the particular system, you will put up your address in, and you will do the transaction. That transaction does take some time to get it processed. तो उसमें जो 2-3 मिनट या कुछ सेकंड्स लगते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट क्रिप्टो करेंसी यू आर ट्रांसफरिंग, उसके बैकएंड में जितने ऑपरेशंस होते हैं, सिमिलर टू लेट्स से आरटीजीएस, DD or whatever, there is no banker in the background. They have created a chain of different computers जो ये आपके लिए ट्रांजेक्शन प्रोसेस करते हैं, एंड उन कंप्यूटर ऑपरेटर्स को हम माइनर्स बोलते हैं, इफ दैट मेक्स सेंस अ लिटिल बिट. अच्छा अच्छा, तो इसमें मतलब रियल करेंसी कहाँ जमा होती है, पैसा कहाँ जमा होता है? मतलब बैंक में तो मुझे पता है, मैं गया, मैंने 10 लाख रुपए जमा कराए कि भाई ये पैसे किसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो. इसमें हम कहाँ, किसको पैसे देंगे, मतलब कैसे? सर, बिटकॉइन इटसेल्फ इज अ करेंसी. It's a store of value, and it's an investment. It's called a digital gold, and अब तो लोग इसे AI का भी मनी बोलने वाले हैं. तो आप ये कह रहे हो कि मतलब इट्स लाइक गोल्ड, डिजिटल फॉर्म ऑफ गोल्ड, जो कि मतलब मैंने कहीं से ट्रांजेक्ट करके पहले, मतलब मैंने 10 लाख रुपए के बिटकॉइन लिए हुए हैं, तो मेरा कोई वॉलेट या कोई ऑनलाइन मेरा अकाउंट होगा, वो उसमें रिफ्लेक्ट करेगा. Yes. तो उसका प्रोपोर्शनेट, मेरे मान लो 2 लाख रुपए की पेमेंट करना है, तो उसका मैंने उतना प्रोपोर्शनेट मैंने ट्रांसफर कर दिया उसमें. 100%. yes. ओके ओके. तो ये वॉलेट वगैरह जो होता है, कोई दुनिया में कोई बिटकॉइन का कोई नंबर ऑफ यूनिट्स डिसाइडेड है कि इतने ही बिटकॉइन होंगे दुनिया में, या ये कहाँ से शुरू हुए थे, क्या है ये? Yes sir, so Bitcoin was started in 2008 and it has got a limited supply. I hope that I'm right by saying that, but we have already got 95% of supply circulating in the market, maybe more than that. So most of the supply हमारी already market में floated है. तो वैसे कौन कौन सी होती हैं, मतलब इनमें भी मैंने देखा है कि कभी कोई बिटकॉइन की बात करता है, कोई यूएसडीटी की बात करता है, कई काफी तरह की होती हैं. ये इनमें क्या मतलब कौन कौन सी क्रिप्टो होती हैं, कोई बताइए ना 4-5 फेमस क्रिप्टो. So practically there is a multiverse of crypto that exists in the current world. We do have layer ones, which is like Bitcoin, you must have heard of, Ethereum, Solana, and then we have layer 2, जो इनके सिद्धांतों के ऊपर काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ वी पिक सोलाना की आगे डेक्सीज हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं, ओके, डिफाई हैं, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल आपके प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे आप फाइनेंस रेज कर सकते हैं एज लोन्स बाय पुटिंग योर क्रिप्टो एज अ collateral. And then you have got layer 3s which are again based on the subsidiary of cryptos. उसके बाद आपके पास चेन में मीम कॉइन्स आते हैं. फॉर एग्जाम्पल ट्रम्प हैज रिसेंटली व्हेन ही बिकेम द प्रेसिडेंट ही लॉन्च्ड द ट्रम्प मीम कॉइन. ओके, तो देयर इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द क्रिप्टो. बट इसमें सबसे फेमस जो चलता है वो बिटकॉइन हो गया. So there are, और कौन सा फेमस है वैसे इसके अलावा? so there are so famous ones are the top 3: Bitcoin, Ethereum and Solana for the moment. And then we do have various mainstream जैसे USDT crypto हो गया एक. USDT is different. It's mode of getting the crypto transaction done. अच्छा, So it's a substitute of US dollar, right? From which we can actually buy the crypto. तो USDT का रेट और US डॉलर का तो सेम ही होता है. It's a stable coin. इससे स्टेबल It's कॉइन. a stable coin. ठीक है. तो मतलब So- कोई अगर ट्रांजैक्शन हमें करनी है कहीं Yes. पर, अज्यूमिंग कि मुझे $1 बिलियन ट्रांसफर करना है, Yes. तो मैं USDT में करूं तो इट विल बी ट्रांसफर्ड इन द सेम वैल्यू जैसे कि US डॉलर है. Exactly. Okay. So एंड इट उसमें फ्लक्चुएशन नहीं है. yes, it's absolutely same in terms of value. So it's तो- called तो फिर- Tether. तो उसको One तो- USDT is equal to $1 US. तो उसको तो हम उससे ट्रैक कर सकते हैं भाई, ये यूएस का डॉलर का रेट चल रहा है, उससे USDT का रेट हो गया. In the background, it's actually backed by USD. ओके ओके. So जो USDT Tether कंपनी है, वो अपनी ट्रेजरी में जितनी USD रखती है, उसी की बैकिंग पे USDT मार्केट में वो फ्लोट करती है. तो कैन वी से कि ये सेफ है? Yes, 110%. तो ठीक है. तो इसी यही रीजन है कि काफी कंट्रीज ने इसको रेगुलाइज भी किया हुआ है. Yes. ओके, No other choice. राइट राइट. तो बिटकॉइन में इतना फ्लक्चुएशन क्यों है? बिटकॉइन का हम रेट देखें 4-5 साल पहले और आज का रेट देखें,
और इसके प्रोजेक्शंस देखें, मतलब हर बार ये 3 गुना या 4 गुना दिखाई देता है। यस मतलब ऐसा क्या, मतलब बिटकॉइन की इज इट लिमिटेड सप्लाई, इज इट मोर डिमांड, इज इट व्हाट, मतलब क्या डायनामिज्म है इसका? सर, बिटकॉइन को बिटकॉइन बनाती है उसकी कम्युनिटी, उसकी स्टोर ऑफ वैल्यू, उसकी सिक्योरिटी एंड द ईज ऑफ पेमेंट्स दैट यू कैन डू विद इट। ओके, यस, तो बिटकॉइन, मान लो किसी ने एक बिटकॉइन खरीदा तो वो उसका फ्रैक्शन भी सेल कर सकता है? 100%. For example, right now Bitcoin is sitting around $1,15,000 to be precise. ओके, So you can even buy what you can afford. मान लो मेरे 5,000 रुपए पास, से भी आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं, अच्छा, 500 रुपए से भी, 100 रुपए से भी, 10 रुपए से अच्छा, उतना फ्रैक्शन मुझे मिल जाएगा। 100%. तो मैंने बीच में काफी सुना था कि बिटकॉइन से लोग गोल्ड भी खरीद लेते हैं। Yes. कई फॉरेन कंट्रीज में तो कई ब्रांड स्टोर हैं, वो कहते हैं हम बिटकॉइन एक्सेप्ट कर रहे हैं, या कुछ लोग प्रॉपर्टी भी खरीद लेते हैं। Yes. तो मतलब ये कितना रियलिस्टिक है? मतलब मैं अगर यहाँ से मैं यूरोप जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं जर्मनी जा रहा हूँ, फ्रांस जा रहा हूँ, कहीं घूमने जा रहा हूँ, या मिडिल ईस्ट जा रहा हूँ, कोई सी भी XYZ कंट्री, वहां पर मुझे कोई शॉपिंग करनी है, कोई लग्जरी वॉच लेनी है, या कुछ कोई एनीथिंग दैट आई वांट टू बाय, and it's difficult to carry the physical currency, or the transfer of funds takes a lot of transfer charges also. Yes. तो क्या मैं वो बिटकॉइन में कन्वर्ट करके क्या मैं इस तरह से कर सकता हूँ? Yes, 100%. So Bitcoin has got no limitations. It has got no boundaries. So countries who are realizing that they need crypto, they will be the ones who will be mostly benefited by that technology in the coming years. Countries like India, I'm amazed that being such a powerhouse of technology as we call ourselves, we are not adopting it. And I think we are lagging behind a major breakthrough. बट ऐसा नहीं लगता कि इसमें जैसे कि ट्रेसिंग ऑफ फंड्स बड़ा डिफिकल्ट है, तो शायद इंडिया ने इसलिए सोचा हो कि भाई इलीगल लॉन्ड्रिंग ऑफ फंड्स ना हो, है ना, इस तरह की कोई ट्रांसफर ऑफ वो ना हो कि भाई कई बार दीज थिंग्स अट्रैक्ट वेरियस इलीगल एक्टिविटीज, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह। क्या ये भी रीजन हो सकता है कि इंडिया ने इसको रिस्ट्रिक्ट किया हो? Sir, valid points. I would like to have a difference of opinion in that matter. इसके जितनी ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन आई थिंक दुनिया में कहीं नहीं हो सकती. As I have mentioned you in the very first phase, blockchain is a public ledger which is transparently available to every single person who would like to look into it. तो आप ये कह रहे हैं कि मान लो अगर आज मैंने इंडिया से बिटकॉइन के थ्रू Yes. 1 मिलियन रुपीस, Yes. यानी 10 लाख रुपए मैंने ट्रांसफर किए, Yes. मैंने 10 लाख रुपए बिटकॉइन खरीदा और वो मैंने यूरोप में ट्रांसफर किया, Yes. तो क्या वो सबके लिए विजिबल होगा देखना? So your address is visible to everyone, right? But if there is no regulation in India, for example, which means there are exchanges, decentralized exchanges, centralized exchanges, where you don't need to put any KYC documents, right? You just have an address for your crypto transaction to be done, right? Okay. In that case, your address will be visible, but your identity would not be revealed. अच्छा, यू मीन टू से कि जब तक KYC नहीं रिकॉर्ड होगी, Yes. और ऐसा फ्रेमवर्क बना नहीं है अभी तक? और आई थिंक ये फ्रेमवर्क किसी रीजन की वजह से नहीं बन रहा है इंडिया में, या फिर गवर्नमेंट चाहती नहीं इसको बनाना, या फिर वो इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे. सो इट्स एन आयरनी दैट वी आर नॉट अडॉप्टिंग such a wonderful gift that humanity has given us in the age of AI. Okay. Sir, since you have been such a seasoned professional in a real estate industry, what do you think about the crypto adoption in the same, and how would you see crypto playing a role in the real estate industry in the coming years? रियल एस्टेट में मैंने क्रिप्टो का देखा है यूसेज. इंडिया में तो अभी कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, देयर हैज बीन नील ट्रांजैक्शन, और गवर्नमेंट वैलिडेट भी नहीं करती है. आई एम श्योर गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ ना कुछ जरूर स्टडी कर रही होगी. इन एवरी ईयर बजट के टाइम पर दे टॉक अबाउट न्यू फ्रेमवर्क फॉर क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस, ब्लॉकचेन मैनेजमेंट एंड प्रॉपर्टी टोकनाइजेशन. तो इन सब चीजों पे काफी मुझे लगता है चल रहा है, बट इंडिया के लिए अभी एब्सोल्यूट नो है.
बट वर्ल्ड वाइड थोड़ा हम अगर देखें कुछ कंट्रीज में, मतलब कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में या इवन इन मिडिल ईस्ट, दुबई के अंदर भी सम ऑफ द डेवलपर्स जो मैंने नोटिस किया, सम ऑफ द वेरी बिग नेम, वो क्रिप्टो में पेमेंट लेते हैं। मतलब एक्चुअली में यू कैन पे पार्ट ऑफ योर पेमेंट थ्रू क्रिप्टो। आप कुछ ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर भी मैंने नोटिस किया, यूएस के अंदर एंड वेरियस अदर ब्रांड्स जो टॉप ऑटोमोबाइल हैं, वहाँ भी कई क्रिप्टो के अंदर ट्रांजेक्शन होती हैं कि क्रिप्टो के थ्रू आप अपनी प्रेफर्ड क्रिप्टो करेंसी के थ्रू ट्रेड कर सकते हो। तो वो ट्रेंड तो दिखने में मिल रहा है। द ओनली थिंग इज कि इसकी एक वर्ल्ड वाइड जो एक्सेप्टेंस है, जो क्लैरिटी है, वो शायद अभी उस लेवल पे शायद मे बी इट्स अ लैक ऑफ एजुकेशन या मे बी लैक ऑफ रेगुलेटेड फ्रेमवर्क, जिससे लोगों का रुझान अभी बहुत ज्यादा इस तरफ नहीं आया है। और आई थिंक यही इसका ड्राइवर भी है कि अभी ये नॉन रेगुलेटेड होने के बाद भी इसमें इतना स्टीप जो जंप आ रहा है, मुझे लगता है जिस दिन ये रेगुलेट हो जाएगा फिर तो ये हाथ ही नहीं आएगा। फिर तो इसकी डिमांड इतनी ज्यादा हो जाएगी कि इट्स सच ए इजी मोड ऑफ पेमेंट। जैसे मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है। सर जस्ट टू ऐड ऑन, क्रिप्टो जब यूएस में fully legalized, let's not use the word legalize, when the framework was not there in US and when it was not publicly available for institutions, crypto was sitting at 1/3 price of what it is right now. So last year when Trump became the president, lot of things have came up. They have legalized the framework for stable coins. They have put in framework for crypto itself, and lot of ETFs have came into the play, which means big institutions, the whole of Wall Street, banks can hold the custody of bitcoins and other cryptos. So उसकी वजह से इसकी प्राइस इंक्रीमेंटल हुई है एंड वही हमें देखने को मिल रही है। अभी तो सिर्फ ये यूएस ने फुल फ्लेज शुरू करा है एंड सऊदी में, यूएई वाली साइड इसका हम एडॉप्शन देख रहे हैं। अब you are smart enough, our public is smart enough to imagine what sort of power it has got. It's a uncontrollable bull which nobody can stop. And again, I'm saying we are lagging behind and we should wake up as early as we can. मतलब ऑप्शन नहीं है। मतलब अगर हमें वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ चलना है तो कहीं ना कहीं हमें इसके लिए विंडो खोलनी पड़ेगी, जो मुझे लगता है इंडिया में भी आई एम श्योर गवर्नमेंट के पास दे हैव फुल राइट टू डू द केवाईसी चेक एंड एवरीथिंग। बट कहीं ना कहीं ये लगता है कि जिस तरह से द वर्ल्ड इकोनॉमी हैज शोन एक्सेप्टेंस ऑफ क्रिप्टो वर्ल्ड वाइड, हालांकि वो भी लिटिल बिट कंजर्वेटिव हैं, ओपन आर्म से उन्होंने भी नहीं एकदम से इसको रेगुलाइज किया है, बट हम अभी उस स्टेज तक भी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं इसकी एक्सेप्टेंस गवर्नमेंट को लाके मुझे लगता है वी कैन बी पार्ट ऑफ दैट ग्लोबल इकोनॉमी फाइनेंशियल एक्सेप्टेंस, जो ट्रेड ऑफ का शायद मुझे लगता है इसका फायदा ही होगा कहीं ना कहीं। यस ऑफ कोर्स दे नीड टू हैव चेक एंड बैलेंसेस कि भी केवाईसी पूरा होना चाहिए, आई मीन ट्रैकिंग होना चाहिए, टैक्सेबल होना चाहिए, जो भी रूल्स हैं वो तो एज पर उस कंट्री के स्पेसिफिक रूल होने चाहिए। तो बट मुझे लगता है सर, इफ यू कैन जस्ट टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट टोकनाइजेशन एंड रीट एंड हाउ डज दैट बेनिफिट बिजनेसेस एंड जनरल पब्लिक। देखो, प्रॉपर्टी टोकनाइजेशन और रीट ये ना ऑलमोस्ट सेम चीज है, बट इनका थोड़ा मोड ऑफ ऑपरेशन लिटिल बिट डिफरेंट है। अभी प्रॉपर्टी टोकनाइजेशन तो इंडिया के लिए बहुत नया कॉन्सेप्ट है, अभी तो यहाँ पर ये पायलट प्रोजेक्ट है। अभी तो कुछ स्टेट्स में इसको टेस्ट कर रहे हैं और उसके रीजन है कि इट रिक्वायर लॉट ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो अभी तो हमारे यहाँ डिजिटल रिकॉर्ड में ही हम लोग प्रॉपर्टी की डिटेल्स की बात करें तो हमारे यहाँ तहसीलों में रिकॉर्ड्स ही अपडेटेड नहीं होते हैं। यस, देयर इज बीन लॉट ऑफ वर्क गोइंग ऑन अबाउट दिस, बट अभी बहुत दूर की बात है। बट वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें, प्रॉपर्टी टोकनाइजेशन ने काफी फास्ट एक्सेप्टेंस ली है। पहले मैं बताता हूं ये होता क्या है। प्रॉपर्टी टोकनाइजेशन और रीट होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप जैसे कि कोई शेयर मार्केट में आप कुछ खरीदते हो, आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा आपने, तो आप उसमें 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 10,000 रुपए, 10 लाख रुपए, एनी अमाउंट यू कैन इन्वेस्ट। तो रीट के अंदर भी सेम होता है। रीट क्या है? रीट को सेबी कंट्रोल करता है।
तो इट एक्ट्स लाइक स्टॉक एक्सचेंज। वहां पर क्या होता है, उस रीच के अंदर दे बाय सम रेंटल असेट्स, अज्यूमिंग लेट्स से कोई बिग रेंटल असेट, कोई मॉल हुआ या कोई ऑफिस स्पेस हुआ या कोई अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स हुआ, कोई होटल हुआ, मे बी उसकी वैल्यू हो सकता है 1000 करोड़ हो, तो उस ट्रस्ट ने उसको खरीद लिया। अब उसकी जो रेगुलर इनकम आ रही है, रेंटल इनकम आ रही है, उसका प्रॉपर्टी अप्रिशिएशन आ रहा है, वो उस ट्रस्ट की इनकम बन गई या उस कंपनी की इनकम बनी, जो कि अप्रूव्ड बाय सेबी है। सबसे पहली बात तो इट इज अ गवर्नमेंट अप्रूव्ड थिंग, इंडियन गवर्नमेंट का अप्रूव्ड प्रोडक्ट है। अब वो क्या होता है, उसके आप उस कंपनी के आप शेयर खरीदते हो, राइट। तो आप उस कंपनी में सिमिलरली किसी भी अमाउंट का शेयर खरीद सकते हो। आप 10,000 का खरीदना चाहो, 1 लाख का खरीदना चाहो या 10 लाख का खरीदना चाहो। तो प्रैक्टिकली अगर कोई मॉल या कोई होटल या कोई XYZ प्रॉपर्टी रीट में किसी कंपनी ने एक्वायर की हुई है, तो प्रैक्टिकली आपने 10 लाख रुपए लगा के उसका वो XYZ प्रोपोर्शनेट शेयर खरीद ली। ओके। तो उसकी जो इनकम आ रही होगी ओवरऑल प्रॉपर्टी की, उसका जितना प्रोपोर्शनेटली आपकी इन्वेस्टमेंट है, उतना आपको मंथली रेंटल आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। पहली चीज तो ये। तो उसमें एक गुड रीट आपको 6-7% का रिटर्न दे देती है। दैट इज द रेंटल रिटर्न यू आर गेटिंग। अब बात करते हैं हम सेकंड, उसमें क्या होता है, अब ये प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन भी होता है। तो प्रॉपर्टी का जब एप्रिसिएशन होगा, अज्यूमिंग वो प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन 20% बढ़ गया, तो जो आपका 10 लाख इन्वेस्टेड है उसकी वैल्यू भी 20% बढ़ गई। मेक सेंस। तो योर इन्वेस्टमेंट बिकेम 12 लाख। यस। राइट। तो दोनों जगह आपने इनकम कमा ली अपनी। So you are getting the rental income as well as the capital appreciation. जब ये रेगुलर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से अलग इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि देखो प्रॉपर्टी के अंदर हमेशा आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। आपको कोई रेंटल खरीद बनाना है, आपको 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, पता नहीं एक्स नंबर ऑफ अमाउंट यू विल हैव टू इन्वेस्ट। इट्स नॉट कि आप 2, 4, 5, 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए लगा के आप रेंटल इनकम बना लेंगे प्रॉपर्टी में। 100%। ठीक है ना। बट रीट आपको वो विंडो देता है कि आपके पास मान लो सिर्फ 1 लाख रुपए है, कोई बच्चा कोई पार्ट टाइम जॉब ही कर रहा है, उसने शुरू कर दी, भाई मैं तो 10,000 रुपये महीना रीट में लगाऊंगा, है ना। इट्स वर्क्स लाइक सिप, इट वर्क्स लाइक स्टॉक मार्केट। और जब मर्जी बेच लो, बेच के आपने अपना पैसा घर ले आए, कोई रजिस्ट्री का खर्चा नहीं तो आप प्रॉपर्टी खरीदोगे, बेचोगे, उसकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का कोई बायर मिले नहीं मिले, आपको उसमें से प्रोपोर्शनेट बेचना है, आपको 5 लाख रुपए की जरूरत है, तो आपने 50% स्टॉक बेच दिया अपना, तो यू स्टिल द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी अर्निंग रेंटल। तो ये तो होता है रीट। अब प्रॉपर्टी टोकनाइजेशन जो है ना, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट है, बट इट वर्क्स डिफरेंटली। उसमें क्या होता है, लेट्स से कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू है 10 करोड़ रुपया, तो वो क्या होता है, उस प्रॉपर्टी के मान लो 1 लाख शेयर बना दिए, तो 1,000 रुपए के शेयर हो गए। यस। 10 करोड़ के अंदर, ठीक है ना। तो आप सिमिलर वे में यू कैन बाय दो शेयर्स। बट ये कॉन्सेप्ट अभी इंडिया में पायलट स्टेज में है। राइट। और अभी तक इसका कोई रेगुलर फ्रेमवर्क नहीं बना है। फॉरेन कंट्रीज में, कुछ कंट्रीज में जैसे कि स्विट्जरलैंड है, अमेरिका में है, सिंगापुर एंड अ फ्यू मोर कंट्रीज, दे हैव टेस्टेड इट, और कुछ वहां पर प्रॉपर्टी टोकनाइजेशन की टर्म्स चल रही हैं। ओके। और इसमें ब्लॉकचेन की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो वो 1,000 रुपए के, जैसे मैंने बताया आपको, टोकन आपने ले लिए, तो टोकन जो हैं वो आपने 10 टोकन ले लिए, 20 टोकन ले लिए, या 10 लाख के टोकन ले लिए, तो इस दैट वे आपका उतना उस प्रॉपर्टी के अंदर शेयर हो गया। तो इसमें कोई भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को आप इस तरह से इन्वॉल्व कर सकते हो। इट डजंट हैव टू बी द लार्ज प्रॉपर्टी। सेबी का जो रेगुलेशन के हिसाब से रीट जो है लिटिल कॉम्प्लेक्स थिंग, कि भी एक XYZ अमाउंट का होना चाहिए, ऑल द फ्रेमवर्क। इसमें क्या है कि मान लो एक 10 करोड़ की प्रॉपर्टी भी है, वो भी इसका पार्ट हो सकती है। तो एक्चुअली इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रैक्शनल ओनरशिप। यानी कि आपने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी में अगर 10 लाख का आपने शेयर लिया हुआ है, तो प्रैक्टिकली आपने 1% शेयर लिया हुआ है ना। और अगर उस प्रॉपर्टी की एनुअल रेंटल 1 करोड़ रुपए आ रही है, तो आपका 1% 1 लाख रुपए हो गया। यस। तो एनुअली आप 1 लाख रुपए रेंट कमा रहे हो उससे। साथ में अगर उस प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन होता है,
उतना ही आपका प्रोपोर्शनेट आपका अप्रिशिएशन होता है। तो दिस इज हाउ प्रॉपर्टी टोकनाइजेशन एंड रीट वर्क्स। Sir, gold and silver, since we have seen a very good spikes in gold and silver recently. आजकल तो डाउन है। Yes, it's going देखो down पीछे after कुछ a दिवाली good के fall. आसपास देखो क्या रेट ऊपर जा रहा था, Yes. और अभी सडनली देखो रेट टूटा हुआ है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे गोल्ड एंड फ्यूचर, मेरे को गोल्ड एंड तो सिल्वर? गोल्ड और सिल्वर बड़े प्रॉमिसिंग लग रहे हैं मेरे को सीरियसली, बट पॉइंट ये है कि एकदम से इतना जबरदस्त इसने जंप लिया है। देखो गोल्ड के मामले में ना एक चीज बड़ी आप ध्यान रखना, गोल्ड का रेट ना कभी भी अपने पीक से, मैं कहता हूं वर्स्ट टू वर्स्ट मार्केट कंडीशन भी हो जाए, 20% से नीचे नहीं गिरता। और उसका रीजन बताता हूं आपको क्यों। इंडिया में ना गोल्ड की बहुत ज्यादा, इंडिया गोल्ड को ना प्लेज किया जाता है। गोल्ड को प्लेज करके आप गोल्ड लोन लेते हो या कोई भी सारी दुनिया में ही चलता है। इंडिया में क्या, सारी दुनिया में चलता है। गोल्ड पे आप इजीली लोन ले लेते हो, है ना, फ्रैक्शन जितनी आपको जरूरत है उतना लोन ले लिया। तो अगर आइए बताओ, आपने मान लो 10 लाख रुपए का आपने लोन ले लिया गोल्ड के ऊपर, 10 लाख रुपए के लिए आपको कम से कम गोल्ड की वैल्यू का आपको 70-80% ज्यादा मिलता नहीं है, ठीक है ना। तो आप अगर गोल्ड की प्राइस मान लो 20% ज्यादा गिर गई, आप उस गोल्ड को छुड़वाओगे? कभी नहीं छुड़वाओगे। तो गोल्ड की प्राइस में इतना डिक्लाइन तो आ ही नहीं सकता। हाँ, ये क्वेश्चन है कि आगे कितना तेजी से बढ़ेगा। तो आप गोल्ड की ना एक साइकिल होती है, आप देख लो, आप पिछले 20 साल का रिकॉर्ड उठा लो, गोल्ड एक बार चढ़ता है, फिर कुछ टाइम के लिए स्टेबल रहता है, एंड दैट टाइम इज मिनिमम 2 to 4 years। उसके बाद उसमें 5-10% की फ्लक्चुएशन रहती है। yes. वो फिर एक मोमेंट आता है, वो फिर से चढ़ता है, और जब चढ़ता है तो कम से कम 50% चढ़ता है। ये आती है गोल्ड की फ्लक्चुएशन। और जब वो 50% फ्लक्चुएशन आती है, उसके बाद फिर वो स्टेबल हो जाता है, फिर वहां 5-10% ऊपर नीचे होता है। आप पिछले 20 साल का डाटा उठा लो, आपको हर बार ऐसे इंटरवल पे आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि गोल्ड प्रॉमिसिंग है, बट जो गोल्ड ने जो शार्प टर्न जो 40-50% का जंप का था, वो भी रिसेंटली लेके चुका है। yes. तो आने वाले टाइम में सेफ इन्वेस्टमेंट है, बट एज फार एज मैं कहूं कि एप्रिसिएशन कितना आएगा, मुझे लगता है अभी थोड़ा सा वेट करना होगा। शायद वो साइकिल अभी मुझे नियरली नहीं दिखाई दे रही है कि 1-2 साल के अंदर आएगा, जरूर, ये जरूर है, बट आपको अपनी ROI कैसे कैलकुलेट करते हो ये आपने डिसाइड करना है। दूसरा मेटल हम बात कर रहे थे चांदी की एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी है कुछ टाइम में, विच वॉज मोर ऑफ एन इग्नोर्ड मेटल, और बड़े लंबे समय तक चांदी में रिटर्न नहीं था। बट सडनली उसकी कंजम्पशन इतनी ज्यादा बढ़ी है इन वेरियस प्रोडक्ट्स, इन वेरियस टेक्नोलॉजी, इन वेरियस अदर थिंग्स, कि उसने बड़ी शार्प जंप मारा है, ऑफ विच वी हैव सीन। तो ये जो टेम्परेरी डिक्लाइन है, इट डजंट मीन कि देयर इज अ करेक्शन, देयर इज अ डार्क फ्यूचर और समथिंग लाइक दैट। एक लेवल तो एस्टेब्लिश कर लिया हम लोगों ने, तो अब वो लेवल तो अचीव हो गया। मतलब कहते हैं ना, 1 लाख रुपए के ऊपर तो गोल्ड का रेट अब हो ही गया है, अब इसके नीचे तो कभी नहीं देखने को मिलेगा हमें। तो मेरे को तो ये लगता है कि दैट्स द सिनेरियो। राइट।